हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल चैम्पियंस एसएससी। आज हम जीके बैच का लेक्चर 17 करने वाले हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले इस बैच के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये बैच हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। इसमें बुलेट पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया का, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ने वाले हैं। एडवेंट का मतलब क्या है? यूरोपियंस का आगमन भारत में, ठीक है। सबसे पहले भारत में कौन से यूरोपियन आए? पोर्टुगीज। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या करता था कि यूरोप में टेक्नोलॉजिकली ये लोग, यूरोप के लोग काफ़ी एडवांस्ड हो गए थे, ठीक है। आपने मैप तो ऑफकोर्स देखा ही होगा, इतना तो आज सभी को पता रहता है, ठीक है। ये ऐसा कुछ यूरोप रहता है, ठीक है। यहाँ कुछ अफ्रीका है, यहाँ मेडागास्कर है, ठीक है। यहाँ अरेबियन पेनिनसुला वगैरह और मिडिल ईस्ट की कंट्री जहाँ पे मतलब वॉर होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे अपना इंडिया, प्यार भारत, यहाँ छोटा श्रीलंका, बाकी इधर साउथ ईस्ट नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, इनको इंडिया तक के रूट खोजने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में वो थे टर्की के लोग। टर्की के लोग कौन सा था? ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे चलता था। ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे रूल करा करता था, ठीक है। और ये लोग के साथ इनकी क्या मतलब, ट्रेडिंग तो ये लोग करते थे, पर ये लोग 100x प्राइस पे लेते थे। खैर, प्राइस से उन्हें कुछ मतलब नहीं था यूरोपीय वालों को, ठीक है। ये मिडिल ईस्ट है, ये अफ्रीका और ये इंडिया, ठीक है। तो इन्हें कोई मतलब नहीं था, ये लोग यहाँ से स्पाइसेस खरीद के ले जाते थे और इन्हें बेचते थे, ठीक है। प्राइस से यूरोप वालों को कुछ ज़्यादा इश्यूज होते नहीं थे, पर यहाँ से इनको क्या हो रहा था, इनके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे थे टर्की वाले लोगों के साथ, ऑटोमन एम्पायर्स के साथ, ठीक है। तो इनने एक नया रूट खोजने की कोशिश करी कि नया रूट हमें निकालना है जिससे हम इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करें, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगी, शिप वे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनने लगी। तो दो लोग निकले, ठीक है। एक तो ये निकला वास्को डी गामा, ठीक है, जिसने इंडिया तक के लोग, कुछ लोग ये बोल देते कि इसने इंडिया की खोज करी, ठीक है। तो इसने इंडिया की खोज नहीं करी, इसने इंडिया तक के सी रूट की खोज करी, क्योंकि इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और दूसरा आपने सुना होगा भाई कोलंबस, ठीक है। इसने किसकी खोज करी? अमेरिका की, ठीक है। पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट की इसने खोज करी, क्योंकि इन लोगों को क्या लगता था कि जितनी भी ये जो दिख रहा है बस इतनी ही चीज़ें एग्जिस्ट करती है, इस तरफ कुछ है ही नहीं। तो ये लोग इस तरफ गए तो इन्हें पता चला कि इस तरफ एक कॉन्टिनेंट है। पहले तो उसे इंडिया ही नाम दे दिया, इंडियन आइलैंड नाम दे दिया, ठीक है। बाद में पता चला कि वो इंडिया नहीं है, तो फिर उसे कोलंबस ने अमेरिका नाम दिया, ठीक है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। और खैर ये इतना कुछ आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी पूछ सकता है तो याद रखिए। और ये वास्को डी गामा ने इंडिया तक के सी रूट की खोज करी, ठीक है। ये 1498 में आया कैलिकट में, ठीक है। ये पहला ऐसा मतलब पोर्टुगीज था जो इंडिया में आया। तो सबसे पहले कौन आया? पोर्टुगीज। और सबसे लास्ट में भी यही गए, ठीक है। आपको मैं बताऊं तो ये सबसे लास्ट में कब गए? 1961 में, ठीक है। कौन से ऑपरेशन से? ऑपरेशन विजय। जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आपने सुना होगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज थी इंडिया के वेस्ट में थी, पर इंडिया जो था इनके ईस्ट में पड़ता था, ठीक है। तो इनकी सारी कंपनी जितनी भी यहाँ रूल करने आई, सारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इनका ओरिजिनल नेम कुछ और हुआ करता था, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे ज़्यादा प्रिवेल की ब्रिटिश, इन सबको हरा हरा के, ठीक है। क्योंकि पोर्टुगीज बहुत कम सिमट के रह गई बहुत कम जगह पे, ठीक है, रही मतलब ना के बराबर रही। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, ठीक है। तो इन सबको हरा के ब्रिटिश सबसे ज़्यादा प्रिवेल की, इसलिए हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आज सिर्फ ब्रिटिश को जानते हैं, ठीक है। बाकी था सबका ईस्ट इंडिया कंपनी ही नाम, ठीक है। जैसे ब्रिटिश वाली का क्या नाम था? रॉयल ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है। इसको कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश वाली थी, ठीक है। इसे कहते थे ईस्ट इंडीज कंपनी, रॉयल ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है, इसे कहते थे। तो वास्को डी गामा पहले आया था और इन्हें ऑलमोस्ट यूरोपियंस ने अपने हमारे ऊपर कितने रफली 200 ईयर्स तक रूल किया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इन्हीं ने लूटा है अपने को, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कौन आया? पोर्टुगीज। ये जो वास्को डी गामा था ये 3 बार इंडिया में आया, ठीक है। ये हमें याद रखना है। एक तो 1498 में आया, ठीक है। 2 और बार कब कब आया? इसके एग्जैक्टली मतलब 1-2 साल बाद ही आने लगा, ठीक है। इसके बाद ही आया कब? 1501 में, ठीक है। और उसके बाद कब आया? 1524 में, ठीक है। 3 बार ये इंडिया में आया, क्योंकि ये 1498 में जब आया, ठीक है, ये आया कैलकट में और ये बहुत सारे स्पाइसेस खरीद के ले गया। और उसको इसने कितने दाम में बेचे? 20x दाम में बेचे, ठीक है। ये आपसे पूछेगा नहीं कितने दाम में बेचे, ठीक है, ये मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इसने इतने दाम में बेचे, फिर भी इसे बहुत फायदा हुआ, ठीक है। और इसे पता चला कि ये जो मिडिल ईस्ट के जितने भी ट्रेडर थे ऑटोमन एम्पायर के, ये 100x प्राइस चार्ज करते थे। जैसे कोई चीज़ यहाँ से कोई काली मिर्च यहाँ से 1 रुपये खरीद के ले आते थे, तो उसको 100 रुपये में यूरोप में बेचते थे, ठीक है। तो इससे इसे पर बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है। तो ये रिच बन के 1501 में फिर आया और इसने बहुत सारा सामान लिया और फिर चला गया बेचने के लिए। फिर आया ये बहुत सालों बाद अमीर होके, ठीक है। कब? 1524 में।
तब आपको पता ही है बार बार आया तो मतलब वो डिस्टर्ब कर लिया उसने राजा को, ठीक है। उसके साथ ऐसे कुछ मतभेद हो गए क्योंकि ये अपने कुछ अलग ही रूल से आया था, इंटेंशन से आया था, तो इसे मार दिया गया कहाँ, कैलिकट में। ये इसकी मौत हो जाती है वास्को डी गामा की, ठीक है, 1524 में ही, ठीक है, कैलिकट में ये मर जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आया फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ठीक है, ये कब आया 1505 में। ये पहला पोर्टुगीज वाइसरॉय था जो इंडिया में आया था, ठीक है। ये गवर्नर किसका था, वास्को डी गामा का, ठीक है। ये कौन सी पॉलिसी लेके आया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, मतलब इसका मानना था कि अगर हम इंडिया पे ट्रेड अच्छे से जमाना चाहते हैं, ट्रेड को कैप्चर करना चाहते हैं, तो इंडियन का जितनी भी ये वाटर की टेरिटरी है इसको हमें अच्छे से डोमिनेट करना होगा। यही इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की, ठीक है। इसके बाद जो पोर्टुगीज आया उसने उसे रिपेल कर दिया, उसका उल्टा रिवर्स कर दिया और इंडिया में थोड़ा लैंड पे रूल स्थापित कर दिया, ठीक है। उसका वो थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसे हम देख नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। डच लोग जो थे ये कहाँ से थे, नेदरलैंड से, ठीक है। जर्मन भी आपने सुना होगा कि जर्मन लोगों को भी कोई डच कहता है, ठीक है। जर्मन लोग भी कुछ अपने आप को डॉचलैंडियन कहते हैं, क्यों, क्योंकि जर्मनी के वेस्ट में पड़ता है नेदरलैंड, ठीक है। और थोड़ा जर्मनी का वेस्ट के लोग और नेदरलैंड्स के लोग ये सब को कहते हैं डच लोग, ठीक है। तो यही तो डच लोग होते हैं नेदरलैंड के लोग, ठीक है। इनने अपनी पहली फैक्ट्री कब कहते हैं इस्टेब्लिश करी, 1605 में, कहाँ, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मछलीपट्टनम, ठीक है। अब ये मसूलीपट्टनम इनसे हो गया क्योंकि इनसे प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा था, इसलिए मसूलीपट्टनम हो गया, ठीक है। अब अगली कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने अपनी फैक्ट्री कहाँ है वो की स्टैब्लिश सूरत में 1688 में, ठीक है। ये सब हार गए थे, आखिरी में आप देखेंगे कि ब्रिटिश ही प्रिवेल करता है, ठीक है। अब आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसका ओरिजिनल नेम मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। क्या था, रॉयल ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ठीक है। आगे देखते हैं। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। 1600 में इन्हें चार्टर मिल गया, रॉयल चार्टर, किससे, क्वीन एलिजाबेथ वन से, ठीक है। ये चार्टर वाटर आगे देखेंगे हम, ठीक है। ये वीडियो में हम चार्टर नहीं कवर करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि चार्टर एक नहीं इशू किया, चार्टर के साथ वक्त बहुत बड़ी स्टोरी है। खैर इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए, ठीक है, तो हम इसे कवर नहीं करेंगे। बस आप याद रख लीजिए कि 1600 में इन्हें रॉयल चार्टर मिल गया था, क्वीन एलिजाबेथ। चार्टर मतलब मान लीजिए एक वो मिल जाता है, फरमान मिल गया इन्हें, ठीक है, कि अब ये यही ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटिश में रूल वो कर ट्रेड करेगी। आगे देखते हैं। 1608 में कौन आया, विलियम हॉकिंस, ठीक है। ये कहाँ आया, जहांगीर के कोर्ट में, ताकि अपनी फैक्ट्री बना सके, ठीक है। और जहांगीर ने इसे बोध कर दिया था, एग्री, उसने फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। इसने 1611 में पहली टेम्प्रोरी फैक्ट्री बनाई, कहाँ, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। टेम्प्रोरी फैक्ट्री ने मसूलीपट्टनम में क्यों बनाया, क्योंकि पहले ही पोर्टुगीज हमने देखा था सबसे पहले आ गए थे, ठीक है। तो पोर्टुगीज सूरत में पहले ही आ गए थे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने 1611 में टेम्प्रेरी फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम, क्योंकि इन्हें भी फैक्ट्री बनाई थी सूरत में। सूरत एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था, बहुत बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था इंडिया का, सूरत, ठीक है। तो इसी के लिए इनने, हम देखेंगे आगे चल के कि इसी के लिए इसने वॉर भी लड़ी थी ब्रिटिश ने, ठीक है। तो 1613 में वॉर लड़ने के बाद इनने पहली अपनी फैक्ट्री फुल फ्लेज स्थापित करी, कहाँ, सूरत में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली टेम्प्रोरी फैक्ट्री कहाँ बनाई, तो बनाई इनने 1611 में, कहाँ, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और पहली फैक्ट्री फुल फ्लेज इनने कहाँ बनाई ब्रिटिशर्स ने, 1613 में सूरत में, ठीक है। 1615 में आया थॉमस रो, ठीक है, इसने भी जहांगीर के कोर्ट में विजिट किया। अब बैटल ऑफ स्वाली, देखा मैंने बोला था ये पोर्टुगीज के साथ ब्रिटिश ने एक बैटल लड़ा, किस चीज़ के लिए, उसी सूरत के लिए, ठीक है। इसने ब्रिटिश ने पोर्टुगीज को डिफीट कर दिया 1612 में, ठीक है। इसे बैटल ऑफ सुवाली या सुवाली के भी नाम, सुवाली या सुवल्ली के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें ब्रिटिश ने पोर्टुगीज को हरा के अपनी सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री ओरिजिनल वाली पूरी इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब वो अगला बैटल ऑफ चिंसुरा, जिसमें ब्रिटिश, जो कि 1759 में हुआ, इसमें ब्रिटिश ने डच को हरा दिया, ठीक है। इसको किस नाम से और जाना जाता है, इसको बैटल ऑफ बिदेरा और बैटल ऑफ हुगली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश ने डॉच को हरा दिया। डॉच किसे कहते हैं, नेदरलैंड्स के लोग कहते हैं, ठीक है। और ये डॉच के बारे में आपको एक और चीज पढ़नी है कि ये डॉचलैंड के जो लोग थे, नेदरलैंड्स के जो लोग थे, ठीक है, एक बैटल ये ट्रेवनकोर में भी हारे, ठीक है। ट्रेवनकोर कहाँ पड़ता है, इंडिया के सदर्न पार्ट में पड़ता है ट्रेवनकोर, ठीक है। यहीं पे ट्रेवनकोर में बैटल आते, जिस बैटल का क्या नाम है, बैटल ऑफ कोलाशेल, ठीक है, बैटल ऑफ कोलाखिल, ठीक है। ये बैटल हारे ट्रेवनकोर में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब, 1746 में। वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी याद रखिए कि ये बैटल ऑफ कोलाचल हारे ये लोग
डॉच लोग, ठीक है। ये बैटल ऑफ चिरिंसुआ हारे किससे, बोलते हैं ब्रिटिश से, ठीक है। बैटल ऑफ कोलाचिल हारे किससे, ट्रावेनकोर के राजा से, ठीक है। अब देखते हैं कर्नाटिक वॉर्स। कर्नाटिक वॉर्स किसके कारण हुई थी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कहाँ चल रही थी, ब्रिटिश में कह रहा हूँ। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कहाँ चल रही थी, यूरोप में, ठीक है। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है, जिसपे ब्रिटिश का और फ्रेंच का चल रहा था एग्रेशन कि कौन इसकी टेरिटरी को एक्वायर करेगा, ठीक है। ये दोनों में बैटल बहुत टाइम तक चलता रहा और उसी के कारण यहाँ के लोग भी आपस में बढ़ते रहे, ठीक है। इंडिया में भी यहाँ के लोग, ब्रिटिश और फ्रेंच के लोगों में लड़ाई होती रही, ठीक है। तो कर्नाटिक वॉर्स हुई यहाँ पे। कर्नाटिक क्या है, जैसे इंडिया का ये वाला रीजन है तो इसको कर्नाटिक कहा जाता है। तो यहीं पे हुई ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वॉर, ठीक है। पहला कर्नाटिक वॉर कब हुआ, 1744 से 1748 के बीच में। इसमें क्या हुआ, फ्रेंच जीत गया, ठीक है, और ट्रीटी साइन कर ली, कौन सी, एक्स-शेफेल, ठीक है। ट्रीटी में मैं आपको डिटेल में ही बता सकता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, पर वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा फास्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा बैटल ऑफ कर्नाटिक वॉर कब हुआ, 1749 से 1754 में, ठीक है। और ये किसके साथ एंड हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ। इसमें ब्रिटिश जीत गया, ठीक है। और इसको केस और के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ अम्बूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सेकंड कर्नाटिक वॉर को। ये पूछा जा सकता है, सेकंड कर्नाटिक वॉर इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ अम्बूर, ठीक है। आगे देखते हैं। एक और बैटल हुआ इन दोनों के बीच में, थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है, जो कि 1756 से 1763 के बीच में हुआ, ठीक है। इसको बैटल ऑफ वेंडी वॉश के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रिटिश ने 1760 में फ्रेंच को डिफीट कर दिया और पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया और ट्रीटी साइन कर ली, कौन सी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ब्रिटिश जीत गया फाइनली थर्ड कर्नाटिक वॉर में, ठीक है। अब आते हैं बंगाल पे। एक्चुअली हुआ क्या, बंगाल के से हम देख रहे थे पिछला लेक्चर में हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था कि औरंगजेब ने किया क्या कि वो डेक्कन में बहुत टाइम तक रहा, ठीक है। ये मराठास के साथ बहुत टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट में रहा, ठीक है। उससे हुआ क्या कि इसकी नॉर्दर्न जो टेरिटरीज थी, नॉर्थ इंडिया में जितनी भी इसकी टेरिटरीज थी, उस पर इसका कम ध्यान रहा, तो इसने उसके लिए सूबेदार अपॉइंट कर लिए, जो कि सूबा देखते थे, ठीक है। सूबा देखते थे, सूबा एक तरीके से मान लीजिए आप स्टेट हुआ करता था, जैसे एमपी यूपी ये होता है, ठीक है, उसे देखते थे सूबेदार, जैसे आप सीएम मान लीजिए, ठीक है। और इसी के अंदर अपॉइंट करते थे ये लोग नवाब, ठीक है, जो कि एक एक प्रोविंस को देखते थे। जैसे बंगाल का नवाब कौन था, मुर्शीद खान, ठीक है, पहला बंगाल का नवाब मुर्शीद खान था। वैसे आपको हैदराबाद का भी फर्स्ट नवाब याद रखना है, ठीक है। हैदराबाद का फर्स्ट नवाब कौन था, हैदराबाद का फर्स्ट नवाब था आसफ जहां, ठीक है। आसफ जहां हैदराबाद का फर्स्ट नवाब था, ठीक है। ये याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वन है, हैदराबाद का फर्स्ट वो था आसफ जहां, ठीक है। तो बंगाल में हुआ क्या, फारूक सियार ने हमने देखा था कि गोल्डन फरमान जारी कर दिया था, किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या कि 3,000 रुपये दो, ठीक है, और अनलिमिटेड ट्रेड करो टैक्स फ्री। तो ये इसके बाद आया कौन, इसके बाद इसके बहुत बाद आया सिराजुद्दौला, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने इसको रिवर्स कर दिया, बोला कि ये फारूक सियार ने जितना भी गोल्डन फरमान चालू किया था, ये मैं इसको रिपील करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ गोल्डन फरमान को, अब मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ और उसकी जगह आ गया हूँ, अब वो रहा नहीं है वो फारूक सियार, ठीक है, वो बहुत पहले की बात है। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मान गई थी, पर ब्रिटिश जो थी वो नहीं माने थे। तो फ्रेंच तो इसके साथ ही हो गए थे, सिराजुद्दौला के साथ, ब्रिटिश इसके साथ नहीं थे, इसलिए इसके साथ हम देखेंगे ये आगे चल के बैटल लड़ते हैं, ठीक है। ये बैटल ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी कि ब्रिटिश ने बिना इसकी परमिशन की, सिराजुद्दौला की परमिशन के, एक फोर्ट बना दिया था, कौन सा, फोर्ट विलियम, ठीक है। फोर्ट विलियम एक बना लिया था ब्रिटिश ने, ठीक है। और इस पे ये किस लिए बनाया था, क्योंकि ये फ्रेंच की आर्मी ना इन पे ब्रिटिश पे बहुत वो कर रही थी, क्या बोलते हैं, एग्रेशन दिखाए थे ब्रिटिश के खिलाफ। तो इन लोगों ने एक फोर्ट बना लिया था जहाँ पे अपनी पूरी इन्फेंट्री रखते थे, ठीक है। तो ये बिना इसकी परमिशन से, जब ये सिराजुद्दौला को पता चला तो ये चला गया उस फोर्ट को तोड़ने, ठीक है, अपनी आर्मी के साथ। ये अपनी आर्मी के साथ गया, पूरे फोर्ट को तोड़ा, वहां के सारे लोग को भगा दिया, कुछ लोग भाग गए और उसमें से 123 लोग इसने कैप्चर कर लिए, ठीक है। और कैप्चर करके उनको एक उसमें डाल दिया, बहुत छोटा सा जेल क्या, वो काल कोठरी थी। और ये अंग्रेज लोग भी बाद में हम लोग को क्या, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्हें भी उसी में रखते थे, ठीक है, उससे भी कुछ बुरे में रखते थे। इनको ये याद है कि 123 लोग मरे, हमारे जितने मरे वो याद नहीं है, खैर।
तो फोर्ट विलियम में इसने सिराजुद्दौला को ने पूरा वो तोड़ मोड़ मचा दी, ठीक है, पूरा तोड़ के चला गया और ये 123 लोगों को जेल में कालकोठरी में बंद कर दिया और सफोकेशन की वजह से 123 लोग उसमें मर गए, ठीक है, जितने भी थे सब मर गए 123 लोग वहाँ पे सफोकेशन की वजह से। तो इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो हमें पता कैसे चलता है कि 123 ही मरे, ज़्यादा नहीं मरे, क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों की एक खासियत थी, ठीक है। ये हम आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ेंगे। इनने एक वो भी चालू किया था सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी। उसमें क्या करते थे, ये सब लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते रखते थे, ठीक है, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन क्यों करते थे, क्योंकि एक एक चीज़ का रिकॉर्ड इन्हें भेजना था कहाँ, अपने वहाँ यूरोप में, ब्रिटेन के पास, ठीक है, क्वीन को, कि इतना इतना खर्चा हुआ, इतना इतना मिला और ये सब हुआ, ये सब एक एक चीज़ का रिकॉर्ड भेजना होता था, इसीलिए हर चीज़ का ये लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते थे ब्रिटिश लोग, ठीक है। अब देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ये इसी के कारण हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण। किसके बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिशर्स था, जो कि ब्रिटिश की आर्मी को लीड कर रहा था, ठीक है, कब? 1757 में, ठीक है। और ऑफकोर्स हमको पता ही है ब्रिटिश जीत जाएगी और ये सिराजुद्दौला हार जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है, ब्रिटिश जीत जाता है। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैटल कहाँ लड़ा गया था? पलास के वृक्ष, ठीक है, पलास के वृक्ष हुआ करते थे वहाँ पे, वृक्ष मतलब पेड़, ठीक है, तो पलास के पेड़ हुआ करते थे वहाँ पे अराउंड, इसीलिए उसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा ये भी जा सकता है बैटल ऑफ प्लासी का कंटेम्प्रेरी मुगल रूलर कौन सा था, ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी का मुगल रूलर कौन सा कंटेम्प्रेरी था? वो था आलमगीर टू, ठीक है, आलमगीर द सेकंड, ठीक है, आलमगीर द सेकंड था बैटल ऑफ प्लासी का कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब जो उस टाइम पे ही एग्जिस्ट करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, उसे हरा के ब्रिटेन ने मीर कासिम को अपॉइंट किया, ठीक है, कि तुम अब जाके हमारे साथ, मतलब हमारे बिहाफ पे वहाँ पे रूल करो, ठीक है, और हमारे पक्ष में करना। तो मीर कासिम ने क्या किया, एक ट्रिनिटी बना ली अपना, शाह आलम टू का, ये कि मुगल एम्परर था, ठीक है, और शुजाउद्दौला का, ठीक है, और इस तीनों की ट्रिनिटी बना के 1764 में इसने ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया, ठीक है। और इसी बैटल को नाम किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ बक्सर के नाम से। पर हुआ कुछ नहीं, इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए, ठीक है, और शाह आलम टू शुजाउद्दौला ने एक ट्रीटी साइन की, कौन सी? अलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ठीक है, कब? 1765 में, ठीक है। और इस टाइम पे मुगल रूलर तो आपको पता ही है, शाह आलम था, ठीक है। और क्या, हाँ, इसमें आपसे पूछा ऐसा कि ब्रिटिश आर्मी को कौन लीड कर रहा था? इसमें ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो ब्रिटिश की आर्मी को लीड कर रहा था बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। इसी वॉर के कारण हुआ क्या, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों से 50 लाख, ठीक है, उस टाइम पे 50 लाख वॉर इंडेमनिटी मांगी, ठीक है, कि हमारी जंग में जितना खर्चा हुआ वो तुम्हारे कारण हुआ, और अब तुम हार गए हो तो ये 50 लाख रुपए मुझे दो वापस, ठीक है, ये हमारे पूरे वॉर का खर्चा। और क्या मांगा? और मांगे इसने दीवानी राइट, ठीक है। दीवानी का मतलब क्या होता है? लैंड रिवेन्यू कलेक्शन राइट। लैंड क्या, सारी तरीके का रिवेन्यू कलेक्शन राइट, ये ब्रिटिशर्स ने मांग ली, ठीक है। मांगी क्या इन्हें? वो मांगा, क्या बोलते हैं, ट्रीटी साइन की, अलाहाबाद ट्रीटी। तो उसमें लिखा था 50 लाख रुपए देंगे, दीवानी राइट देंगे, कहाँ के? बिहार के, बंगाल के और उड़ीसा के, ठीक है। यहाँ इस तीनों जगह के दीवानी राइट्स इन लोगों को खेलते हैं, ब्रिटिशर्स को मिल गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एंग्लो मैसूर वार की, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मराठास, पिछले वीडियो में हमने देखा था, मराठास एक ट्रेडिंग कम्युनिटी हुआ करते थे, ठीक है। मैसूर वाला रीजन यहाँ पे हुआ करता, जिसको पहले वुडियार डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। और ये हैदर अली कौन था? उनका एक मिलिट्री कमांडर था। वुडियार डायनेस्टी वीक होने लगी, जैसे हमने पहले भी देखा था मीडिएवल हिस्ट्री में, जब जब डायनेस्टी वीक होती है उसका यही जो मिलिट्री कमांडर होता है वो रूल करने लगता है उस डायनेस्टी पे, ठीक है। तो हैदर अली ने रूल करना चालू कर दिया। तो ये मराठास जो थे ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने लगा, ये जो मैसूर रीजन था, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको वेल्थ ज़्यादा होने लगी, ठीक है, वेल्थ बहुत ज़्यादा होने लगी। ये देख के ये मराठास लोग अटैक यहाँ पे रेड करने लगे, ठीक है, और ब्रिटिश भी यहाँ पे देखने लगे इसकी तरफ, मैसूर की तरफ। तो पहले तो मराठास रेड करते थे, पर फिर क्या हुआ, इन लोगों ने इसके साथ पूरी बातचीत बैठा ली, ठीक है, किसने? हैदर अली ने उसके मराठास के साथ, कि मतलब आप अटैक मत करो, हम आपको 1/4 दे देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना 1/4 किससे कहते हैं, आप बताएंगे, पिछली वीडियो में बताया मैंने कि 1/4 किससे चार्ज करते थे वो, ठीक है। तो इनने बोला कि हम आपको पैसे ही पैसे और मतलब पूरे टेरिटरी और पैसे दे देंगे, आप मतलब हम पे रेड मत करो, ठीक है। तो इसका हो गया, इसीलिए ब्रिटिशर ने अब डायरेक्टली इन पे अटैक किया। पहला एंग्लो मैसूर वार कब हुआ? 1767 से 1769 तक, जिसमें मैसूर जीत गया
और एंड हुआ किसके साथ, ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। एक्चुअली ब्रिटिश का प्लान था कि वो मराठास के साथ अटैक करेगा इस पर मराठास की तो पहले ही ट्रीटी हो गई, पहले ही उनने समझौता कर लिया। तो अब इनने फर्स्ट वार जो लड़ी ये हार गए और ट्रीटी ऑफ मद्रास इन्हें ब्रिटिशर्स को साइन करनी पड़ी, ठीक है। सेकेंड वॉर जो हुई वो कब हुई, 1780 से 1784 के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान किंग था, और इसमें एंड किसके साथ हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ, ठीक है। थर्ड जो हुई एंग्लो मैसूर वार वो हुई 1790 से 1792 के बीच में, इसमें टीपू सुल्तान हार गया, ठीक है। और ट्रीटी कौन सी हुई, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम, ठीक है। और जिसके साथ ये पूरे मैसूर के पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिश रूल करने लगा इस जगह पर भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस नया सिस्टम लेके आ गए हैं लोग, ठीक है। ये चालू किसने किया, विल्सली ने चालू किया, कब, 1798 में। आपसे पूछा जा सकता है सब्सिडरी अलायंस किसने चालू किया और कब चालू किया, तो ये विल्सली ने चालू किया 1798 में, ठीक है। विल्सली का फुल नाम कुछ और था, फुल नाम कुछ और है, ठीक है। तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस विल्सली याद कीजिए, क्योंकि लॉर्ड और ये सब बहुत मतलब बहुत किसी में लगे होते हैं, ठीक है। तो विल्सली याद रखना है आपको बस, ठीक है। विल्सली ने 1798 में, जिसमें क्या, इस सब्सिडरी अलायंस में हुआ क्या करता था कि आपकी आर्मी का कंट्रोल हमारे पास, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल हमारे पास, ठीक है, हमारे मतलब ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। आपके फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल हमारे पास, ठीक है। और आपके इंटरनल अफेयर्स में भी लगभग कंट्रोल हमारे ही पास, आप कोई कोर्ट नहीं रख पाएंगे, ठीक है। और हमारे खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि मतलब आप पे कोई भी अटैक करेगा तो उसको आप ब्रिटिश प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। ये ब्रिटिश लोग उसे प्रोटेक्शन देंगे, तो अब हर चीज़ वही ले जा रहे हैं, पैसा वैसा, तो वही प्रोटेक्शन भी देंगे। बस फायदा ये रहता था रूलर को, उसे एक पेंशन मिलती थी, ठीक है, पेंशन मिलती थी, पेंशन या फिर क्या टैक्स का कुछ पार्ट उन्हें मिलता था रूलर को। बाकी लोग तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स से सफ़र करते थे, आम जनता जो थी। खैर, तो सब्सिडरी अलायंस से हैदराबाद को ले लिया 1798 में, जो कि पहला ऐसा जगह हुई जिसने अडॉप्ट किया सब्सिडरी अलायंस, कब, 1798 में, ठीक है। मैसूर को कब एनेक्स कर लिया, 1799 में, किसमें, सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। तंजौर को कब ले लिया, 1799 में सब्सिडरी अलायंस में। अवध को कब ले लिया, 1801 में सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। पेशवार को कब ले लिया, पेशावर को कब ले लिया, 1802 में सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। ये याद रखना, एक एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि मैसूर कब सब्सिडरी अलायंस में आया, 1799 में, ठीक है, यहाँ लिखा है। और पेशावर सब कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है, ठीक है। अब चौथी बार कब हुई, 1798 से 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान मर गया, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम हुई, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब मराठास का हम ये पिछली वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार, ठीक है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि इसमें आपको बताना है कि मराठास की तरफ से तीनों वॉर में कौन कौन लीड कर रहा था, ठीक है। ये आप कमेंट में बताएंगे, और ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आप कमेंट में बताएंगे। तो फर्स्ट वार जो हुई 1775 से 1782 के बीच में हुई, ठीक है। इसमें ट्रीटी ऑफ साइबाई साइन करी मराठास ने। सेकंड वार जो हुई वो 1803 से 1806 तक हुई, इसमें ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन की गई। थर्ड वार जो हुई, थर्ड एंग्लो मराठा वार, इसमें 1817 से 1818 तक हुई, इसमें ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन की गई, ठीक है। अगला जो वॉर लड़ी वो लड़ी पंजाब में, ठीक है। वॉर लड़ने से पहले पंजाब के लोगों ने एक ट्रीटी साइन कर ली थी ब्रिटिश के साथ। कौन सी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, कब, 1809 में। किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। महाराजा रंजीत सिंह से हमें क्या याद रखना है, ये थे सुकरचर्या मिसल के, ठीक है, सुकरचर्या मिसल, ठीक है। टोटल 12 मिसल हुआ करती थी, ठीक है, सिखिज्म में, ठीक है। सिखिज्म में टोटल 12 मिसल हुआ करती थी। मिसल एक तरीके से आप मान लीजिए क्लैन, एक मान लीजिए, ठीक है, जैसे फैमिली मान लीजिए, ठीक है। तो उसी फैमिली के वो ये थे, सुकरचर्या मिसल के महाराजा रंजीत सिंह के थे, ठीक है। टोटल 12 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ याद करना है तो मैंने आपको बता दें। यूपीएससी के लिए आप टोटल 12 याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये महाराजा रंजीत सिंह वही है जिन्हें गोल्डन टेम्पल को गोल्डन बनाया। गोल्डन टेम्पल गोल्डन बनाने का मतलब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इनने गोल्डन टेम्पल पे गोल्ड की प्लेटिंग करवाई थी, ठीक है, याद रखना है हमें, ठीक है। और ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर में था क्या, ये सतलज रिवर थी, एक ऐसे रिवर थी सतलज नाम की, ठीक है, ये हमें याद रखना। ये ज्योग्राफी में मैं आपको बताऊंगी रिवर का क्या लोकेशन है, कैसी किसकी वो है, ठीक है। आपको बस नाम अभी याद रखें, सतलज रिवर के इस तरफ यहाँ पे पंजाब के लोग राज करेंगे, ठीक है, और इस तरफ रहेंगे ब्रिटिशर्स लोग। ये इनने किससे फाइनलाइज किया था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर से। बट हुआ क्या, ओवर द टाइम ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर दी, ठीक है। तो ये पंजाब के लोगों को लग गया कि अब ये हम पे अनेक्स करने वाले हैं, तो इनने कर दिया इन पे अटैक। तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था बहाना कोई भी उस तरफ जाने का, ट्रीटी तोड़ने का। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि इनने ट्रीटी तोड़ दी। तो हुआ क्या, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, ठीक है।
फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब से कब हुआ? ये हुआ 1845 से 1846 के बीच में, ठीक है। और इसमें कौन सी मतलब ट्रीटी साइन की गई? इसमें भी ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोग जीत गए थे और ये सिख लोग हार गए थे, ठीक है। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब हुई? सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई 1848 से 49 के बीच में, ठीक है। 48 से 49 के बीच में, ठीक है। और इसमें भी ट्रीटी ऑफ लाहौर ही साइन की गई, उसको मतलब उसमें थोड़े इन्हेंसमेंट करके, ट्रीटी ऑफ लाहौर उसमें थोड़े इन्हेंसमेंट करके इसमें साइन करा दिया गया इन सिख लोगों से, ठीक है। और इस तरह मतलब सेकंड एंग्लो सिख वॉर में लीड कौन कर रहा था सिख्स की तरफ से? दुलीप सिंह, ठीक है, दुलीप सिंह। और ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन गवर्नर जनरल हुआ करता था उस टाइम पे? लॉर्ड हेडिंग, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, लॉर्ड हेडिंग, ठीक है। लॉर्ड हेडिंग हुआ करता था उस टाइम पे ब्रिटिशर की तरफ। कौन? गवर्नर जनरल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड हेडिंग हुआ करता था फर्स्ट और सेकंड एंग्लो सिख वॉर के अराउंड, ठीक है। अब आते हैं अफगान पे, एंग्लो अफगान वॉर पे। तो अफगान में क्या हुआ करता था? एक दोस्त मोहम्मद के वहाँ पे एक राजा हुआ करता था। वैसे ब्रिटिशर को अफगान से कुछ ज़्यादा लगाव था नहीं, पर यहाँ पे क्या था, रशिया इस पर नज़र गड़ाए बैठा था, ठीक है। रशिया को ने सोचा था कि वो इस पर एक्वापाई करने बैठ के लिए बैठा था, ठीक है, एनेक्स करने वाला था अफगान को। तो ब्रिटिश ने सोचा कि क्यों ना हम ही इसे पहले कर ले, रशिया का फिर हमारे पास आ जाएगा तो वो इंडिया को भी ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो अंग्रेजी पहले आ गए। उनने दोस्त मोहम्मद, यहाँ पे एक राजा हुआ करता था, ठीक है, और उसका राइवल हुआ करता था कौन? शाह सूया, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद को इनने क्या किया? ओवरथ्रो करवा के शाह सूया को बैठा दिया, ठीक है, शाह सूया को बैठा दिया अफगान में, ठीक है। और इससे ही अलग अलग ट्रीटी साइन करते गए, वॉर लड़ते गए, ठीक है। शाह सूया को बैठा दिया, उसको हटवा के, ठीक है, उसके खिलाफ रेबेल करवा के। यही इनका काम भी था, ठीक है। और गवर्नर जनरल इसके टाइम पे कौन हुआ करता था? ऑकलैंड, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑकलैंड गवर्नर जनरल हुआ करता था इसी के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट वॉर कब से हुई? 1839 से 1842 के बीच में, जिसमें लॉर्ड लॉरेंस गवर्नर जनरल हुआ करता था। सेकंड वॉर कब से कब तक हुई? 1879 से 1880 के बीच में, यहाँ ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन की गई, ठीक है। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर कब हुई? 1919 में, जिसमें ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन की गई, ठीक है। और सबसे लास्ट में गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड, ठीक है। इसका भी हम आगे वो भी देखेंगे, ये एक बहुत बड़ी रिफॉर्म्स भी लेके आया था, मोंटलैगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो थर्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुई, सेकंड वॉर में ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें सब याद रखनी है, हम इंपॉर्टेंट चीज़ ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सिंध में भी ब्रिटिश ने एक्वायर कर लिया कब? 1843 में, बैटल ऑफ मियानी से, ठीक है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये याद रखना है इसमें कि 1843 में बैटल ऑफ मियानी से सिंध को एक्वायर कर लिया किसने? ब्रिटिश ने। और ब्रिटिश किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। खैर, अब आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपको इसका अगर PDF चाहिए, इसका मैं लिंक दे दूंगा, कहाँ? कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल चैंपियंस SSC, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।